हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम कुछ इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के फैक्ट्स से देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला है यहाँ पर, किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है? तो आंसर हमारा धन्यदेव का अयोध्या अभिलेख से मिलता है। इसकी जानकारी हमको धन्यदेव का अयोध्या अभिलेख बताता है कि पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। यही वही वाला है जिसमें जो है घोड़े को छोड़ देता है और घोड़े को जब तक नहीं रोका जाता उस और घोड़ा जहाँ तक जाता है वो सारी जो है साम्राज्य किसका हो जाएगा जिसने ये घोड़ा छोड़ा है। तो ये था अश्वमेध यज्ञ। और फिर जब ये वापस आता था घोड़ा, तब उसके बाद जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था। तो ये करवाया था किसने? पुष्यमित्र द्वारा, और ये 2 बार करवाया गया था। इसका उल्लेख धनदेव का अयोध्या अभिलेख मिलता है। आगे देखते हैं, हाथी गुफा अभिलेख की बात करें तो हाथी गुफा अभिलेख में शातकर्णी का समीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर शातकर्णी प्रथम से अश्वमेध यज्ञ किए थे। हाथी गुफा अभिलेख से शातकर्णी का समीकरण किया गया, शातकर्णी प्रथम से, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था और 1 जो है राजसूय यज्ञ किया था। आगे देखते हैं, नियारकस जो है स्ट्रेबो, प्लिनी और टालमी। तो ये एक क्रम था जिसमें क्रम में लगाना था। तो नियारकस, स्ट्रेबो, प्लिनी और टालमी, ये बिल्कुल व्यवस्थित क्रम है। आगे देखते हैं, याज्ञवल्क्य की पद्धति में पुत्रहीन मृतक के उत्तराधिकारी क्रम में निम्नलिखित में से किसका स्थान प्रथम था? तो ऑफकोर्स पत्नी का ही होगा। जिसका पति नहीं रहा है, उसकी जो संपत्ति है उसका संपत्ति का अधिकार कौन होगा? उसकी पत्नी होगा, अगर उसका पुत्र वगैरह नहीं है। ये हमको बताता है याज्ञवल्क्य पद्धति। आगे देखते हैं, वल्लभी संवत जो है अभिन्न है गुप्त संवत से। वल्लभी संवत किससे अभिन्न है? गुप्त संवत से। आगे है, कुमार गुप्त के काल में लाट से दशपुर आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो कौन थी? तो रेशमी कपड़ा। तो रेशमी कपड़ा जो है हमारे भारत का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सिर्फ रेशमी कपड़ा ही नहीं, कॉटन जो है वो इतना फेमस था कि अंग्रेज जो है कॉटन के लिए ही हमारे यहाँ पर व्यापार के लिए आए थे मेनली। तो कुमार गुप्त के काल में लाट से दशपुर आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो था रेशमी कपड़ा था। आगे देखते हैं, गुप्त काल के किस अभिलेख में भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया है? तो दामोदरपुर ताम्रपत्र में। तो ताम्रपत्र से हमको पता चलता है कि उस समय अभिलेख में भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया है। तो दामोदरपुर ताम्रपत्र से। आगे है, खगोल शास्त्रियों को किसके कालानुक्रम में रखना है? तो खगोल शास्त्र यहाँ पर दिए गए हैं। इनको सभी सबसे पहले आर्यभट्ट आएंगे, फिर आएंगे ब्रह्मगुप्त, फिर है लागढ़ और सबसे लास्ट में बारामीहिर। आगे देखते हैं, सुगंधा देवी जिसने सुगंधा देवी जिसने आसीन लक्ष्मी के आकृति युक्त सिक्के चलाए थे, कहाँ पर? कश्मीर की रानी थी सुगंधा देवी, कश्मीर की रानी थी। अब यहाँ पर कुछ कवि हैं और यहाँ पर कुछ राजा हैं, मतलब इन राजा के समय पर ये कवि थे या फिर इन कवि के समय में ये किसके दरबार में थे? तो उन राजाओं का यहाँ पर नाम है। तो हेमाद्री यादव महादेव राजा थे उस समय। धनपाल जो हैं किसके दरबार में थे? परमार भोज के धनपाल। श्री हर्ष जो है गढ़वाल जयचंद्र के समय थे। राजशेखर जो है प्रतिहार महेंद्र पाल। तो याद रखना है, राजशेखर जो है 2 राजशेखर हैं, इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो इसको भी मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में जो अपलोड हुए हैं, जो बहुत सारे लेखक और कवि जो मैंने
अपलोड किए थे उसमें राजशेखर जो है उसको मैंने वहाँ पर बताया गया। तो आप उसको देख के राजशेखर का जो कंसेप्ट है आप समझ सकते हैं किसके समय में कौन कौन सा राजशेखर था और क्यों कौन सी उनकी जो लेखक पुस्तक हैं वो कौन सी थी। तो पुस्तक से हम समझ सकते हैं कि ये वाली पुस्तक जो है वो राजशेखर द्वारा लिखी गई है, और पुस्तक से ही समझ सकते हैं किसके दरबार में थी। आगे देखते हैं, भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष जो है बहिदेश्वर मंदिर राजा राम द्वारा जो निर्मित किया गया था, बहिदेश्वर मंदिर। तो जब हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखते हैं तो उसमें ये राजा राम द्वारा जो बहिदेश्वर मंदिर का निर्माण किया जाता है तो उस घटना को वो वहाँ पर बताया गया है। और ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है सीरीज़ है एक किस्म से, जो कि दूरदर्शन पर बहुत पुराने टाइम में जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तब जो है प्रसारित होती थी। तो यूट्यूब पे अभी है, आप उसको देख सकते हैं। और जो भी घटनाएं मतलब हिस्ट्री में कब कैसे कहाँ घटनाएं हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की सीरीज़ देखने से हमको बहुत सारी जो है डाउट हैं वो क्लियर हो जाते हैं। आगे देखते हैं, 1121 ईस्वी का एक अभिलेख एक विज्ञान संस्था का उल्लेख करता है जहां चरक संहिता और बाण भट्ट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती थी। वो स्थित कहाँ है? तिरुवाडुतुरो में। तिरुवाडुतुरो में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूजीसी नेट में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है अभी जो है ट्रेंड में है पूछने के, एग्जामिनर इसी तरह के पूछता है। तो 1121 में एक अभिलेख एक आयुर्विज्ञान संस्था का उल्लेख करता है जहां चरक संहिता और बाण भट्ट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती थी, वो है तिरुवाडुतरू में। आगे देखते हैं, सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़ी की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन एक था? तो मलिक बकबक था। कौन था? मलिक बकबक था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सुल्तान बलबन ने आदेश दिया और सार्वजनिक रूप से मलिक बकबक को क्या किया था? कोड़े की सज़ा दी थी। मतलब सभी के सामने उसको लाया गया और फिर उस पर कोड़ से पीटा गया। तो ये हो गई उसकी सज़ा जो मिली थी मलिक बकबक को। आगे है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित स्थापत्य क्या था? कौशिक ए शीरी, ये दिल्ली में है। कुतुब मीनार के पास है एक अढ़ाई दरवाज़ा, ये भी क्या है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। हौज अलाई, हौज रशाक और हजार सितन और जमात ए खाना। तो हौजे और हजार सितन ये दोनों के दोनों क्या है? हौजे रकाश और हौजे अलाई ये है तालाब हैं, और हजार सितन जो है महल है, और जमात ए खाना जो है मस्जिद है। तो ये जो है उनके समय का स्थापत्य थे जो उन्होंने बनवाए थे। आगे देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बना दिया था कि किसी एक वर्ष में निर्धारित भू राजस्व दर में बहुत ही थोड़ी वृद्धि हो सकती थी, यथा निर्धारित राजस्व का 1/10 अथवा 1/11 भाग जो है निर्धारित किया गया था राजस्व। तो ये आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है जब वो दिल्ली का सल्तनत बना तो उसने एक नियम बनाया भू राजस्व का कि 1/10 भाग जो है राजस्व रखा गया। 1/11 भाग। तो यहाँ पर 1/10 या 1/11 भाग दिया गया है। आगे है, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में नवीन मुसलमान कहे गए किसको? मंगोलों को। नवीन मुसलमान मंगोलों को कहा गया जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के समय। आगे है, बहलोल लोदी का राजस्व सिद्धांत बंधुत्व पर आधारित था। मतलब ए और आर दिया गया है, तो यही था, बंधुत्व पर आधारित था। वो तुर्की सुल्तानों का अनुसरण करता था, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, दीवाने रियासत ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा था। बंदगान जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा दासों के लिए था। ये
रियासत जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, रियासत जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा निर्माण किया गया था। खैरात भी फिरोज शाह तुगलक के समय में किया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक जो हैं इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, उनकी एक सूची है, जैसे बंदगान हो गया, खैरात हो गया, ये सारे। आगे देखते हैं चिराग ए दहलवी। चिराग ए दहलवी शेख नसीरुद्दीन की बुक है या उनका ग्रंथ कह लीजिए। चिराग ए दहलवी जो है शेख नसरुद्दीन की। भेदाभेद सिद्धांत में विश्वास करता था भास्कराचार्य। भेदाभेद में विश्वास करते थे भास्कराचार्य, तो भास से भेदाभेद भास्कराचार्य। आगे है फवाई दाउल फवाद नामी पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। फवाई दाउल फवाद, इसके संकलन करता है अमीर हसन है। आगे है 16वीं शताब्दी में भारत में रोशनिया आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किसने किया था? तो मियाँ बायजीद ने रोशनिया आंदोलन की शुरुआत 16वीं शताब्दी में किया था, मियाँ बायजीद ने। आगे है किस मध्यकालीन संत के आदेश पर अभंग में संकलित हैं? तो ये तुकाराम। तुकाराम के जो है उपदेश अभंग में संकलित हैं। ये वाला क्वेश्चन है। आगे है भारत में मेहदवी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने। जौनपुरिया ने महादवी आंदोलन की शुरुआत की थी। महादवी आंदोलन की शुरुआत सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने की थी। कशफुल महजूब नामक पुस्तक फारसी भाषा में लाहौर शहर में सूफियों के बारे में किसके द्वारा रचित की गई थी? शेख अली हुजवेरी के द्वारा। शेख अली हुजवेरी के द्वारा। आगे देखते हैं मनसबदारी व्यवस्था में माहवारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो मनसबदारी प्रथा में माहवारी प्रथा जो है शाहजहां ने शुरू की थी। शाहजहां ने शुरू की थी। और पाइवोज और सिरजा भी खत्म की थी इन्होंने ही। आगे है शेरशाह द्वारा भू राजस्व के अतिरिक्त जनहित के उपयोग हेतु की लिए जाने वाले अतिरिक्त कर का प्रतिशत जो है 2.5 था। आगे है किस आधुनिक इतिहासकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू क्रिया की संज्ञा दी है? तो वी.डी. महाजन जी ने। वी.डी. महाजन ने। जिहाद जो है निर्धारित करों के अतिरिक्त एक देय कर था। जिहाद निर्धारित करों के अतिरिक्त एक देय कर था। आगे देखते हैं चित्तौड़ की संधि जो है 1615 में जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच में हुई थी। चित्तौड़ की संधि 1615 में। रोजिंदार जो हैं सैन्य विभाग से अलग अन्य विभागों में कार्यरत अधिकारी को रोजिंदार कहा जाता था। सैन्य विभाग से अलग अन्य विभाग में कार्यरत अधिकारी को रोजिंदार कहा जाता था। मशरुत जो है औरंगजेब के समय में समक्ष मनसबदारों के किसी महत्वपूर्ण पद पर किसी अभियान पर जाते समय उनके सवार पद में अतिरिक्त विधि का एक माध्यम निकाला गया जिसे मशरुत कहा गया। तो ये सारा का सारा मशरुत जो है सवार पद से एक मतलब उसका जो सवार कितने घोड़े रखेंगे उसी में एक विधि के माध्यम से निकाला जाता था जिसको कहते थे मशरुत। आगे है शिवाजी के शासनकाल में पेशवा कौन था? तो मोंगे पंत पिंगले थे। मोंगे पंत पिंगले पेशवा थे। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली के साथ साथ मथुरा वृंदावन को विनष्ट किया था। तो आंसर चतुर्थ ने 1756 में।
तो अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली के साथ साथ मथुरा वृंदावन को नष्ट किया था। आगे देखते हैं पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, जो कि पुरंदर की संधि। मुगलों को प्रदान किए गए दुर्गों में से कौन सा दुर्ग जो है शिवाजी के द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता था? तो माहुली था। माहुली दुर्ग जो है शिवाजी के द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सका। किसके? पुरंदर संधि के बाद माहुली दुर्ग था। आगे देखते हैं किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण मंडल की व्यवस्था की गई थी? तो पिट का भारत अधिनियम 1784 में। आगे है झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के समय कौन झांसी का ब्रिटिश एजेंट था? तो मेजर एलिस था, मेजर एलिस। 1831 में बालाकोट का युद्ध जो है, बालाकोट का युद्ध 1831 में महाराजा रणजीत सिंह, सैयद अहमद वारवेली इनके बीच हुआ था। ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगालियों की थी। अल्मीड़ा ने इसका मूल उद्देश्य निर्धारित किया था। धन के निष्कासन सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? 1896 में धन के निष्कासन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार किया कि भारत का जो धन है वो इंग्लैंड जा रहा है। ये सिद्धांत स्वीकार किया 1896 में। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे और ये सत्यशोधक समाज जो है 1873 में स्थापित किया था। भारत को पुनः एक होना होगा तथा अपनी शक्ति से पूर्ण विश्व को विजित करना होगा। तो स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन था, भारत को पुनः एक होना होगा और अपनी शक्ति से पूर्ण विश्व को विजित करना होगा। आगे देखते हैं किस पहले भारतीय ने एक भारतीय भाषा में 1857 के रिवोल्ट के बारे में लिखा था? तो सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे। सर सैयद अहमद खां ने उसमें अपने आप को बचाने के लिए, मतलब ये दोष हमारा नहीं था और इस तरह से बातें ये सारी लिखी गई हैं। तो सर सैयद अहमद खां यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है कौन अंतरिम सरकार यानी कि 1946 में रेल मंत्री थे? 1946 के अंतरिम सरकार के रेल मंत्री थे आसफ अली। किसने किसको भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा है? किसने और किसको? तो सुभाष चंद्र बोस ने आध्यात्मिक जनक कहा स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद जी को कहा है। दिल्ली चलो आंदोलन जो है 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही कहा गया था और ये जो है पनवा से स्टार्ट होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। आगे देखते हैं मद्रास के 1927 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन का जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, तत्कालीन अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। डॉक्टर M.A. अंसारी। किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का दीक्षांत संबोधन कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया विषय पर दिया था तथा साथ ही संविधान सभा द्वारा भविष्य में भारत के संविधान का निर्माण का जबरदस्त जोरदार विरोध किया था? तो आंसर हो जाएगा सर मॉरिस गिएवर। सर मॉरिस गिएवर। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट तो सारे हैं लेकिन सारे आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे तो उसको यहाँ पर मैं बता रही हूँ। तो आप इसको बहुत ध्यान से और कहीं नोट कर लीजिए। आगे है किसने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया जो 1931 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का समर्थन किया था? A.K. आज़ाद हो जाएंगे। आगे है
किसने महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में किया था? तो मोतीलाल नेहरू जी ने 1920 में कहा था कि जो असहयोग आंदोलन था वो गांधी जी द्वारा बिल्कुल सही था, समर्थन किया था। आगे देखते हैं मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, द इंडियन एसोसिएशन 1876, पूना सार्वजनिक सभा 1870 और इंडियन लीग जो है 1875। इसको देखना होगा एक बार दोबारा, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज चाइना वार, ये नेवली मैक्सवेल द्वारा लिखी गई थी। विटनेस टू एन एरा, द लाइफ एंड फोटोग्राफ्स ऑफ Alexander Gardner, द सिविल वॉर, लिंकॉन एंड द वेस्ट। तो ये एक बुक है और ये दूसरी बुक है जिसको डी मार्क कैट्स ने लिखी थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, न्यू नाम है, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पर। आगे है किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी का लेखक पदैके के रूप में जाना जाता है? तो अरिका मेडू हो जाएगा, अरिका मेडू। वेदांग के अंतर्गत कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष ये हैं। आगे है माध्यमिका दर्शन का प्रणेता किसको माना जाता है? तो नागार्जुन को माना जाता है। कश्यप मतंग ने यहाँ बौद्ध धर्म शुरू किया था। तो कश्यप मतंग ने चीन में बौद्ध धर्म देख रहे हैं तो कश्यप मतंग की कृपा से ही ये वहाँ पर प्रसारित हुआ था। किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? तो शंकराचार्य जी ने। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।